किसी बहुत भयानक दौर से गुजर रहे हैं और भीषण परिस्थितियों का सामना हमको करना पड़ सकता है, लेकिन इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। अगर सही बात ये कह रहे हैं, अगर आपको भी लगता है तो एक बार सोचने की जरूरत होगी। 12,000 पाने वाला व्यक्ति क्या अपने बेटे को जो है डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बना सकता है क्या? श्रम का उचित मूल्य न मिले, सिर्फ खाने पे काम सिर्फ खाने पर काम करे। नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज़ बुलंद। हम इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में हैं और इस समय हमारे पास जो शख्सियत मौजूद हैं लोग, ये राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश के पदाधिकारी हैं। इनका परिचय खुद ही हम इनसे जानेंगे। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी, कहा जाए कि राजनीतिक क्षेत्र में पहल बनी है। आइए जानते हैं कि वो क्या पहल है। एक तीसरा मोर्चा का गठन हुआ है, आइए उस पर हम जानते हैं। राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय दीप जी हमारे पास हैं, तो उनसे जानते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो समानता दल जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एक तीसरा मोर्चा बना है, वो क्या है और उसके घटक दल कौन कौन से हैं। ये 12 जून 2025 को लखनऊ के होटल पैराडाइज में 9 प्रदेश की जो है अति पिछड़े समाज के दलों का संयुक्त रूप से बैठक हुआ, जिसमें प्रमुखता के रूप में राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री, अपना जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी, समयक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक तपेंद्र साकी जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी, जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वारेश ठाकुर जी और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी सबकी पार्टी के यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद लोधी जी और घनश्याम कोरी जी, ये 9 संगठन के लोग मिलकर संयुक्त रूप से निर्णय लिया और लोक मोर्चा का गठन किया। और सभी 9 दल के सर्वसम्मति से लोक मोर्चा का मुख्यमंत्री और संयोजक के रूप में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को नामित किया गया। लोक मोर्चा, अगर यदि यह लोक मोर्चा अगर अगला चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर बहुमत लेके आता है, तो उसके मुख्यमंत्री के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे, पहले से ही क्लियर। और ये जो लोक मोर्चा है, आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और अपराध अपने चरम सीमा पे। ये महाराज कैसे कह रहे हैं कि अपराध एकदम, और बात उत्तर प्रदेश में इतना सुशासन है, महिलाएं आधी रात को भी घर से निकल सकती हैं और आपको अपराध दिख रहा है। आप आए दिन, प्रतिदिन पेपर में, प्रतिदिन इस प्रदेश में दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की महिलाएं, बेटियों के साथ कोई ऐसा दिन बाकी नहीं है जिस दिन बलात्कार की घटनाएं न हो। सबसे ज़्यादा अपराध, सबसे ज़्यादा अत्याचार इस प्रदेश में एक दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज पे हो रहा है। ये महाराज आप इतना लोक मोर्चा नहीं, अमन चमन गोदी मीडिया में है, जो जिनके आंख अंधे हैं, जो है। क्या आप लांछन लगा रहे हैं? लांछन नहीं, मैं हकीकत बतला रहा हूं, जो है। और आप ये जानिए कि अभी ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरक्षण को पूरी तरीके से शून्य कर दिया, अपराध अपने चरम सीमा पे है, पूरा प्रदेश गुंडा राज के रास्ते पर चल रहा है, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज का आरक्षण 0 कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ संविदा पे
अपने चहेतों को नौकरी दी जा रही है। एक नया मनुवाद जो किसी तरीके से दलित और पिछड़े समाज के नौजवान मेहनत करके परीक्षाएं पास करके साक्षात्कार तक पहुंचते हैं और साक्षात्कार लेने वाला नॉट फाउंड सुटेबल लिखकर उनको नौकरी से वंचित कर देता है। ये नया मनुवाद है इस देश का। क्या बात कर रहे हैं, चारों तरफ किसी और ये चीजें, अरे चारों तरफ पूरे देश में, प्रदेश में सरकारी जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें इस देश के अंतिम व्यक्ति का बेटा आज पढ़ रहा है, उस स्कूलों को बंद किया जा रहा है। 27,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सरकार ने बंद कर दिया, समायोजित कर दिया। सवाल यह है कि वो जो अंतिम परिवार का लड़का है, जो इस देश जिसके पास शिक्षा पाने का कोई दूसरा जरिया नहीं है, कोई दूसरा संसाधन नहीं है, आखिर वो बच्चे शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं। और ये बड़ी आबादी है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक को पता नहीं है, विद्यालयों का समायोजन कर रही हैं। ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक विद्यालय 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है, पहाड़ी इलाके में 5-5, 7-7 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप एक विद्यालय को दूसरे विद्यालय में समायोजित कर रहे हैं और रास्ते ग्रामीण अंचल में खेत और खलिहान पहाड़ से होकर जाता है, वो बच्चे कैसे जाएंगे? यहाँ जो भी आबादी है अमन चैन से रह रही है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का भड़काने का काम कर रहे हैं का? इतना बड़ा जो बात आप गलत कह रहे हैं, कहीं कोई आवाज उठते देख रहे हैं आप? आवाज इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया। सरकार ने छोड़ा है। अरे भाई, सरकार ने छोड़ा है क्या आम आदमी को सड़क पर उतरने लायक जो है? महंगाई अपने चरम पे है। लोग रोजी रोजगार के लिए तरस रहे हैं, जो नमक रोटी नहीं मिल पा रहा है। इस देश की सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो और 10 किलो गेहूं और चावल पर जिंदा रखे हुए है। आप क्या सोचते हैं कि जब आदमी आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है? तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की जनता की, जहाँ जहाँ भी बने इनकी सरकारें हैं, वहाँ के लोगों को मानसिक रूप से विक्षिप्त बना दिया 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 संविदा पे नौकरी दे रही। 8,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति क्या अपने बेटे को इलाहाबाद और दिल्ली रखकर शिक्षा दिला सकता है क्या? 12,000 पाने वाला व्यक्ति क्या अपने बेटे को जो है डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बना सकता है क्या? यानी आपका कहना यह है कि बीजेपी के कार्यकाल में जो भी सरकारें हैं, प्रादेशिक हैं या केंद्र हैं, ये आम जन विरोधी सारी इनकी नीतियां ही हैं। इनकी सारी नीतियां इस देश के ये चाहते हैं कि इस देश में मात्र 10 से 15% लोग पढ़ें, 10 से 15% लोग ही नौकरी करें और बाकी 85% के लोग मजदूरी करें। मजदूर बना रही है सरकार जो है। ये कतई नहीं चाहती है कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोर तबके के लोग मास्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, जज बने, वैज्ञानिक बने। कतई नहीं चाहती है। ये मजदूर ही नहीं बना रही है, ये 80-85% आबादी के लोगों को बेगार बना रही है। ये बेगार क्या होता है? बेगार सिर्फ खाने पर लोगों के यहाँ लोग काम करते थे, पहले भी करते थे। अच्छा। बेगारी पहले जमींदारों के दरवाजे पर लोग काम करते थे, उनको नमक रोटी, बासी रोटी मिल जाती थी। किसी को बेगार कर, जिसका श्रम का उचित मूल्य न मिले, सिर्फ खाने पर काम करे तो उसी को बेगार कहते हैं। तो ऐसे लोग बनाना चाह रही है, बिल्कुल बनाना चाह रही है। बड़ा तोहमत लाद रहे हैं। नहीं, तोहमत नहीं है, सच्चाई है। आप ये सोचिए, सच्चाई है। अरे भाई, सच्चाई है। शिक्षा को बर्बाद करके देश के 80-90% लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। सरकारी संस्थानों को बंद किया जा रहा है। श्रम कानूनों को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि, और जो संविदा पे नौकरियां दी जा रही है 8,000, 10,000, ये बेगारी नहीं है तो क्या नौकरी है क्या? अरे 8,000 रुपये में महीने भर एक परिवार का नमक रोटी नहीं चल सकता है। तो ये 8,000 रुपया जो है, 1,000 रुपया रसोईया को देती है, ये बेगारी नहीं है तो क्या है? 2,500 रुपये चौकीदार को देती है, बेगारी नहीं है तो क्या है?
आप ये बताइए कि ये बेगारी नहीं है तो और क्या है? 5,000 रुपया जो है पंचायत मित्र को देती है, 6,000 रुपये देती है, बेगारी नहीं है तो क्या? यानी मानसिक नहीं, रूप आप से- बताइए कि जो न्यूनतम मजदूरी जो है श्रम विभाग द्वारा जो तय किया गया है, क्या वो भी मिल पाता है क्या? इन रसोईया को, इस आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को, ये जो है शिक्षा मित्र को मिल पा रहा है क्या? ये बेगारी नहीं है तो और क्या? तो हम इन्हीं सभी सवालों को कि इस देश में जो लोक मोर्चा का जो प्रदेश में गठन हुआ है, तमाम जो प्रदेश में जो अराजकता फैलाई हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस सरकार को लोक मोर्चा उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। और लोक मोर्चा के पास बड़ा वोट बैंक है, तमाम लोगों का आकलन है जो है, और हम इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। और मैं अनिल शर्मा, राष्ट्रीय समानता दल का प्रदेश सचिव। जहाँ तक लोक मोर्चा के गठन की बात है, तो इस भाजपा सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कुचलने का काम किया है और तिल तिल उसे मारना चाहती है। महाराज, देश में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सब अमन चैन अब से मैं लोग आपको हैं। बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं तिल तिल मार रही है। बाबा साहब के अरमानों का कत्ल कर रही है, इसलिए इस लोक मोर्चा के गठन की जरूरत पड़ी। बाबा अब साहब मैं ने- आपको बता दूं कि कैसे ये हो रहा है। ये शिक्षा को समाप्त करना चाह रही है। शिक्षा से यहाँ के अरे नया शिक्षा नीति लागू कर दिया नई इन्होंने। शिक्षा नीति तो है, नई शिक्षा नीति शिक्षा पे में काम तो कर ही रहे मैं हैं। आपको बता रहा हूँ, नई शिक्षा नीति में हाशिए पर पढ़े लोगों को पढ़ने से वंचित करने की साजिश चल रही है। उसी के तहत ये समायोजन करने जा रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों का। एक विद्यालय हर गांव में बना हुआ है। इसको जिस विद्यालय में विद्यार्थी कम है, इस नाम पर ये दूसरे विद्यालय में समायोजित कर देंगे। तो क्या करें, बच्चा पैदा करके वहाँ पढ़ा दें? क्या चाहते हैं आप? नहीं, वो बच्चे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, उसको ये अत्याधुनिक नहीं कर रहे हैं। अब यहीं तो एक विद्यालय खुला हुआ है, सेंट्रल स्कूल में मारामारी हो रही है एडमिशन की। और इनके प्राथमिक विद्यालय में बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे इन्होंने शिक्षा सत्रुओं की नियुक्ति किया है, शिक्षा मित्र के नाम पर शिक्षा सत्रुओं की नियुक्ति किया, जिससे स्कूल पूरा बर्बाद हो चुका है। आपकी अगर ये बाँह थोड़ा हो गया है तो इसे काट के फेंक देंगे। आप समायोजन के नाम पर उस प्राथमिक विद्यालय को क्यों बंद कर रहे हैं? इसीलिए हम कह रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का कत्ल कर रहा है और बाबा साहब के अरमानों का कत्ल कर रहा है। कौन बाबा साहब? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने की संविधान रचना बनाया किया और जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा दिया जी। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा को कायम रखने की बात कही। इस सब को ये समाप्त करना चाह रहे हैं। यह इनकी साजिश है और हाशिए पर पड़े लोगों को आर्थिक गुलामी में बांधना चाहते हैं। और इनको ये चाहते हैं कि ये जब अनपढ़ हो जाएंगे, जाहिल हो जाएंगे, तो ये बेगारी करेंगे और इनको केवल खाना दिया जाएगा। जैसे इंग्लैंड में मजदूरों को साथ अन्याय होता तो उन्हें सूप पिलाया जाता था, केवल जीने भर का दिया जाता था। जहाँ तक हमने मार्क्स की किताब कैपिटल में देखी है, कैपिटल में उन्होंने लिखा है कि मजदूरों को इतना ही भोजन दिया जाता है जिससे वो सुबह उठ के और काम कर सकें। काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, वही स्थिति यहाँ पे पैदा की जा रही है। महाराज, एक बात आप देखिए, आप ऐसा तोहमत लगा रहे हैं, ये हमको पूरा निराधार लग रहा है। देखिए, अभी बीजेपी सरकार के आने के पहले सुबह में कहीं भी किसी भी रोड से आप गुजरिए, सुबह 4 बजे के आसपास में तमाम लड़के जो है नींद त्याग करके दौड़ते नजर आ रहे थे। तमाम जो है मेहनत करते थे, 2 घंटा 4 घंटा काफ़ी मेहनत करते थे। आज वो रोड पर नहीं घूम रहे हैं, अमन चैन से हैं, चारों तरफ खुश है एकदम, अमन चैन से हैं। कोई किसी को कोई टेंशन नहीं है। और आप कह रहे हैं कि क्या नाम है? इसलिए कि उनके पास कोई काम दिख नहीं रहा है। काम करने वो बच्चे जाते हैं, हमने देखा है, गांव के रहने वाले हैं। गांव में हम देख रहे हैं कि जितने बच्चे जो 18 से 20-25 के हैं, वो जब जा रहे हैं बाहर तो उनसे 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। 10 से 12 हज़ार रुपये टोटल मजदूरी आ रही है। आजकल 12 घंटे का ठेका हो रहा है, ठेकेदारी पर पूरे कंपनियों में काम बांटे जा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते थे, वो सरकारी नौकरी तो खत्म ही है। यही तो उम्मीद छोड़ दी है और प्राइवेट में जाके काम कर रहे हैं। यही तो आपसे कह रहे हैं कि आर्थिक गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। सरकारी नौकरियां
करीब करीब समाप्त हो चुकी हैं। तो इसमें 7 साल हो गए, आपको जानना चाहिए कि 7 वर्ष हो गए, इसमें कहीं अध्यापक की कोई वांट नहीं निकली। प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के योग्य बच्चे गांव में घूम रहे हैं। तो अब ये तो अमन चैन है ना काम कि नहीं किसी को है। कोई टेंशन ही नहीं है। तो हाँ, तो काम राम नहीं राज है, टेंशन है। राम राज तो यही तो राम राज है। राम राज में शंभू को मारा गया जाता है, आज भी शंभू को मारा जा रहा है, आर्थिक रूप से मारा जा रहा है। उसका तलवार से कत्ल नहीं किया जा रहा है। आज वह राम तलवार से नहीं काट रहा है, कागज से काट रहा है, कलम से काट रहा है और इनको आर्थिक गुलामी की तरफ धकेलता जा रहा है। तो अब इसमें आपके तीसरे मोर्चा का क्या रोल हाँ, है? इसी को बचाने के लिए, इसी सामाजिक न्याय, इसी आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को दिलाने के लिए, इन वंचित पिछड़े दलित आदिवासी समाज को दिलाने के लिए हमें तीसरे मोर्चे की सरकार बनानी पड़ी। और यह 9 दल मिल के बनाए हैं जो पिछड़े क्या पिछड़े दलित लोग हैं। इसमें जो 9 दल है उसके अलावे भी अभी संभावना है कि कुछ दल बहुत सारे घटक लोग, दल होंगे। सभी लोगों को आना पड़ेगा। जितने लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय चाहते हैं, जितने लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, सबको इस दल में आना ही होगा। यही और एकमात्र ऑप्शन बचा है। एकमात्र यही विकल्प बचा है। अगर नहीं आएंगे तो यह न देश बचेगा, न यहाँ का दलित बचेगा, न पिछड़ा बचेगा, न पिछड़ा बचेगा, न आदिवासी बचेगा। इनके जल जंगल जमीन सब पर कब्जा कर लिया जाएगा, इन्हें आर्थिक गुलामी की तरफ धकेल दिया जाएगा और ये भूखों मरने के कगार पर आएंगे। इनको केवल सूप पिला के, पानी पिला के इनसे काम कराया जाएगा। ये आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं और आर्थिक गुलामी से बचाने के लिए ये लोक मोर्चा बनाया गया है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और इनको बाहर करना ही पड़ेगा। अगर नहीं, ये दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोग अगर नहीं मोर्चे को मजबूत करते हैं तो इनका सब कुछ खतरे में है, इनका जीवन खतरे में है। क्योंकि ये स्वास्थ्य सेवाएं भी नष्ट कर रहे हैं, ये इसको विद्यालय नष्ट कर रहे हैं। तो आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य अगर सब नुकसान खत्म कर दिया जाएगा। आपके हिसाब से जमीन भी ले ली जाएगी। जमीन तो अति पिछड़े और आदिवासी समाज के पास है ही नहीं। ये बटाई जोत के खाने वाले लोग हैं। जमीन तो पहले ले ली गई। जमीन तो ये अंग्रेज़ों के काल में ही यहाँ के ये चाटुकार लोग और उनके दरबार में जाके उनकी जी हजूरी करके सारी ज़मीनों पर तो पहले कब्जा कर लिए। कुछ मुगलों के काल में कर लिए, जो बाकी बचा था अंग्रेज़ों के काल में कर लिए यमनवादी लोग। और उसके बाद ज़मीनें पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों के पास नहीं बची। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके बड़ी मशक्क़त के साथ कुछ ज़मीनें अर्जित किए थे। अब वो भी हाथ से जाएगा। जिन्हें सड़क बनाने में निकाल दे रहे हैं। इसमें सड़क बनेगा, यहाँ सार्वजनिक भवन बनेगा और जो ज़मीनें ग्राम सभा में वितरित की गई हैं, रखी गई हैं, छोड़ी गई हैं, उसे यही लोग कब्जा किए हुए हैं। आज इसको बाउंड्री करा के और उसको साजिश के तहत ले लिया गया है। इस पर बाउंड्री करा के और स्टेडियम बनाएंगे, स्टेडियम के नाम पर लिया जा रहा है। उसमें मंदिर बीच में डाल के मंदिर बना लिया जा रहा है और इस तरह से उस ज़मीनों को भी कब्जा कर लिया गया है, जिस पर गरीब लोग बसे हुए थे। उनको बुलडोज़र लगा के उजाड़ा जा रहा है। हटा दो इन सबों को, इनको सरकारी ज़मीन घोषित करो और इसमें बाद में इनको ये अडानी अंबानी जैसे लोगों को ठेके पर दे के मार्केट लगवाया जाएगा। तो हम यह बात ठीक से समझ पा रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि अति पिछड़े, दलित और पिछड़े समाज के लोग इस लोक मोर्चा को मजबूत बनाने का काम करेंगे और आने वाले समय में इस भाजपा सरकार को मिटाना ही होगा, नहीं तो हमें मिटना पड़ जाएगा। तो आप लोगों ने इन लोगों को सुना, इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। जो ये कह रहे हैं, अगर यदि सही बात लगे कि वास्तव में ये सही कह रहे हैं, आपको अगर लगे, इस पर मनन करिए। ये बड़ी बड़ी बातें बोल गए। अगर वास्तव में ये सही है जो बोल रहे हैं, तो हम किसी बहुत भयानक दौर से गुजर रहे हैं और भीषण परिस्थितियों का सामना हमको करना पड़ सकता है। लेकिन इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। अगर सही बात ये कह रहे हैं, अगर आपको भी लगता है, तो एक बार सोचने की ज़रूरत होगी कि हमको खुद को अगर बचाना है तो ऐसे प्लेटफार्मों को पकड़ना ही पड़ेगा, ऐसे प्लेटफार्म पर जाना ही पड़ेगा जहां हमारी सुरक्षा हो सके। अन्यथा किसी के बहकावे में नहीं आना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।